आज आप सबको सूत्र पढ़ना है। त्वा तो सुन कसुना, अव्यय संज्ञा प्रकरण चल रहा है। ऋण्मयजंतः सूत्र कल पूर्ण हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं त्वा तो सुन कसुना। त्वा तो सुन कसुना प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे त्वाच तोसुंश्च कसुंश्च इति त्वा तोसुन कसुनः। बोलिए एक बार समास क्या हुआ? त्वाच तोसुंश्च कसुंश्च इति त्वा तोसुन कसुनः। कौन सा समास है ये? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। अर्थ से पहले हम लोग अनुवृत्ति देख लें। अनुवृत्ति किसकी आ रही है इसमें? केवल अव्ययम की। तो अर्थ होगा त्वा, बोलिए आप सब भी, त्वा तोसुन कसुन प्रत्ययान्ताः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति। ठीक है, त्वा तोसुन कसुन प्रत्ययान्ताः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति। त्वा प्रत्ययान्त, तोसुन प्रत्ययान्त और कसुन प्रत्ययान्त जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण देखेंगे। त्वा प्रत्ययान्त के हैं पठित्वा, चित्वा, जित्वा, कृत्वा, हृत्वा। जितने भी इस प्रकार के आपके त्वा प्रत्ययान्त शब्द हैं उन सभी की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, और तोसुन का है पुरा सूर्यस्योदेतो राधेयः। पुरा सूर्यस्योदेतो राधेयः, यानी पुरा सूर्यस्य उदेतोः आधेयः। ठीक है, तीसरा उदाहरण है कसुन का पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षिन्। क्या है उदाहरण? पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षिन्। तो पहले वाले में भी उदेतो मुख्य उदाहरण है। मुख्य उदाहरण क्या है? उदेतो हो। और इसमें क्या है उदाहरण? विसृपः। ठीक है, चलिए सिद्धि करेंगे हम लोग पठित्वा। पठ धातु है, पूरी धातु क्या है? पठयाम वाची। इसके पश्चात भुवादि धातु से धातु संज्ञा करके समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। ठीक है, सूत्र निकालिए 3, 4। सूत्र संख्या 21। ठीक है, पहले भी आ चुका है। अर्थ होगा सूत्र का धातो हो समान कर्तृकयो हो पूर्व काले वर्तमानात् धातो हो त्वा प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ होगा? समान कर्तृकयो हो पूर्व काले वर्तमानात् धातो हो त्वा प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं समान कर्ता वाली धातुओं में पूर्व काल में वर्तमान जो धातु है उससे त्वा प्रत्यय होता है। समान कर्ता वाली धातुओं में जो पूर्व काल में वर्तमान। समान कर्ता का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर दो धातुओं का, दो क्रियाओं का कर्ता एक हो। हम जैसे प्रयोग करते हैं कि देवदत्तः पठित्वा गच्छति। ठीक है, देवदत्त पढ़कर जाता है। तो यहाँ पर दो धातुएं कौन कौन सी हैं? पठ और ग। दो क्रियाएं की, उसने पढ़ना भी किया और जाना भी किया। अब इन दो हैं क्रियाएं, उनका कर्ता कौन है? देवदत्त। तो दो क्रियाओं का कर्ता कौन है? समान, यानी एक ही है। समान का मतलब एक। तो दो क्रियाओं का कर्ता कौन है? एक देवदत्त। ऐसी जो धातु समान कर्ता वाली दो धातुओं में पूर्व काल में वर्तमान, पूर्व काल में उसने क्या किया? पढ़ा। ठीक है, तो हमने पूर्व वाली धातु से क्या कर दिया? त्वा प्रत्यय कर दिया। यदि हम ये प्रयोग करते हैं कि देवदत्त जाकर पढ़ता है, तब किस धातु से होता है त्वा प्रत्यय? गम धातु से होता। तो यहाँ पर हमने पठ धातु से क्या किया? त्वा प्रत्यय कर दिया। सूत्र का समझ में आ गया? तो पठ त्वा।
पठ आगे त्वा, उसके पश्चात का की संज्ञा कर लेंगे। क्या करेंगे? का की संज्ञा कर लेंगे। किससे करेंगे? लशक से। ठीक है। अब उसके पश्चात त्वा की अर्धातुक संज्ञा करिए, अर्धधातुकम शेषः सूत्र से। उसके पश्चात अर्धातुक बलादे है, अर्धातुक संज्ञा करने के साथ साथ आप अंग संज्ञा भी कर लीजिए। फिर बलादी अर्धातुक को इटागम होगा, तो इटागम आदि में बैठा पठ ईत्वा पठित्वा। ठीक है। अब इसके पश्चात वही त्वा तो सुनकर सुना से आपने क्या किया? अव्यय संज्ञा करेंगे, पर अव्यय संज्ञा करने से भी पहले कृत प्रत्यय है, इसलिए कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति, पठित्वा आगे सु, फिर त्वा तो सुनकर सुना से अव्यय संज्ञा कर लीजिए। और अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अव्ययादाप सुपह से सुप का लुक करेंगे, तो आपका शब्द बन गया पठित्वा। अब अव्यय संज्ञा करने के बाद आपने सु का लुक कर दिया। अब मान लीजिए कि इधर कई सारे हैं, देवदत्त, यजदत्त, विष्णुमित्र पढ़कर खाते हैं, तो ये तो 3 हो गए। तो हम सोचे कि पठित्वा का रूप चला करके कुछ बहुवचन बनाए, तो नहीं, देवदत्त, यजदत्त, विष्णुमित्राः पठित्वा खादन्ति। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उनके रूप नहीं चलते हैं। इसी प्रकार चित्वा देख लीजिए। चित्वा में क्या है? चीच यानी धातु है, त्वा प्रत्यय किया। अब ये अनिट धातु है, इसलिए इटागम नहीं होगा। इटागम नहीं हुआ, चित्वा गुण होगा यहाँ? क्यों नहीं होगा? किंग से गुण का भी निषेध हो जाएगा। तो चित्वा, उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति, फिर इसी सूत्र से अव्यय संज्ञा करके अव्ययादाप सुपह से सु का लुक कर दीजिए। इसी प्रकार जी जय से जित्वा, डुक्री करने से कृत्वा, हरने से कृत्वा। तो जो कित प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है, ये कित है, कित होने से गुण नहीं होगा। ठीक है। और जहाँ सेठ धातु होगी वहाँ इटागम हो जाएगा, और जहाँ सेठ नहीं है यानी अनिट धातु है वहाँ पर इटागम भी नहीं होगा, कित होने से गुण का भी निषेध होगा। इसलिए त्वा प्रत्यय में रूप बहुत आसानी से बनते जाते हैं। आगे चले। उदेतो हो, पुरा सूर्यस्य उदेतो हो आधेयः। उदेतो हो उदाहरण है आपका, उत उपसर्ग इण गतौ धातु, उत उपसर्ग इण गतौ धातु। उत उपसर्ग जो है उसकी उपसर्ग संज्ञा क्यों है? प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, क्योंकि इण क्रिया का आप यहाँ पर आपने स्थापित किया है और इण के साथ उसका आपने योग किया है, इस कारण से उत की उपसर्ग संज्ञा रहेगी। तो उत इण णा की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा कर दिया, उत ई, यहाँ सूत्र लग जाएगा भाव लक्षणे स्थेण क्री वदि चरी हूतमी जनिभ्यस्तोषुम। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 16वें नंबर का यह सूत्र है। तो भाव लक्षणे, ठीक है ना, भाव लक्षण यानी भावः लक्ष्यते येन तत् भाव लक्षणम, तस्मिन् भाव लक्षणे। बस आप पहले लक्षण बना लीजिए, लक्ष्यते अनेन तत् लक्षणम, भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम। मतलब क्रिया का लक्षण, लक्षण यानी चिन्हित होता, मतलब क्रिया द्योतित होने पर, लक्षित होना यानी द्योतित होना। तो भावस्य यानी क्रिया, क्रिया का द्योतित होना, तो क्रिया द्योतित होती है जिससे वो हो गया भाव लक्षण। तो भाव लक्षण अर्थ में वर्तमान जो धातु, आगे हम अर्थ करेंगे, भाव लक्षणे है ना, गम्यमाने स्था इण क्रीय वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तोसुन प्रत्ययः परश्च भवति, है ना। भाव लक्षण गम्यमान होने पर स्था इण क्री वदि चरि हु तमि जनि इन धातुओं से तोसुन प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो यहाँ पर भाव, भाव मतलब क्रिया, ठीक है। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होना, आपने प्रयोग किया पूरा क्रूरत नहीं, पूरा सूर्यस्य उदेतो हो आधेयः, है ना।
सूर्य के उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सूर्यस्य उदेतोः पुरा आधेयः, है ना? किम आधेयः? अग्नि। तो सूर्यस्य उदेतोः पुरा, सूर्य के उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। तो अग्नि का आधान का लक्षण क्या है? कब कर लेना चाहिए? सूर्य के उदय होने से पहले। तो उदय होने से पहले, है ना? तो ये किसका लक्षण हो रहा है? आधे का, या कि अग्नि का आधान रूप जो क्रिया है उसका उदय तो क्या है? लक्षण है। तो इस भाव का वो लक्षण है। तो यहाँ पर ये भाव लक्षण गम्यमान है। अतः उत्पूर्वक इन धातु से क्या हो गया? तोसुन प्रत्यय हो गया। तो स्थिति लिख लीजिए। तोसुन, तोसुन का क्या शेष बचेगा? न के हलंतम से संज्ञा, ऊ की उपदेश जनुनासिक का इत से संज्ञा, शेष बच गया आपका ऊ, वो तोस। तोस के अर्ध धातु को हम शेष से अर्ध धातु संज्ञा कर लेंगे। उसके पश्चात ई की यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से गुण करेंगे। गुण करने के पश्चात यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा करेंगे। उसके पश्चात सार्वधातु कार्ध धातु कयोः से गुण करेंगे। सार्वधातु कार्ध धातु के परे रहते, तोस अर्ध धातु परे है, ई इगंत अंग है, इसको गुण किया आपने तो क्या हो गया? ए हो गया। क्या बन गया? उदे तोस, उदे तोस, अभी उदय तोस बना। अब इसके हम कृतधि तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वाद्य उत्पत्ति करेंगे। उदय तोस आगे सु, फिर त्वातो सुनकर सुना से उदेतोस की अव्यय संज्ञा करके अव्यया धातु से अव्यय से उत्तर सु का लुक कर देंगे। क्या शेष रह गया? उदेतोस रहा। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे प्रत्यय लक्षण मान करके, और फिर स को ससदृशोरु से रुत्व, उसके पश्चात विसर्ग करके उदेतो। उत्के त को द किससे? वस्तुतः वो त नहीं है, उद ही है ना? उसको जब हम अलग से वैसे बोलते हैं तो वो त हो जाता है। सामान्य रूप से वो क्या है? उद, ठीक है ना? इस प्रकार से रहता है। और तो इसलिए कोई विशेष सूत्र इसमें नहीं लगता है। उद आगे इन यही रखते हैं लोग, है ना? प्रपरा अपसम अनुयोग निस्निर दुस दुर्वी आंगने अधिपति सु उद, है ना? तो जब उसको अलग अलग से बोलते हैं तो पद होने के कारण से उसको त हो जाता है। सामान्य रूप से आपको उद ऐसा रख सकते हैं, ठीक है? और मतलब दोनों ही तरह से आप पद करके भी कर सकते हैं, और अन्यथा आपने उसकी अलग से पद संज्ञा की और पद संज्ञा करके पदांत में आपने उसको क्या कर दिया? झल को जशादेश कर दिया, तो भी बन जाएगा, उद हो जाएगा, ठीक है ना? तो उदय। तो आगे चलें। विसृपः, वि उपसर्ग रखेंगे। सृप्लृगतौ धातु, भुवादि धातु से धातु संज्ञा की आपने, और री की इत संज्ञा किससे होगी? कोई बताएगा? सृप्लृ के री की इत संज्ञा किससे होगी? बोलो बोलो। उपदेशे जनुनासिक री अच में है ना, तो उससे इत संज्ञा हो जाएगी, सृप बचेगा। वी सृप, इसके पश्चात सूत्र लग गया सृपित हृदोहो कसुन। सृपित हृदोहो कसुन, वही 3 4 17 भाव लक्षणे सृपित हृदोहो कसुन धातोः कसुन प्रत्यय परश्च भवति। भाव लक्षण गम्यमान होने पर सृप और त्रिदिर हिंसायाम सृप्लृगतौ, इन धातुओं से कसुन प्रत्यय होता है। यहाँ पर सृप्लृ धातु है, कसुन प्रत्यय हो गया। कसुन का क्या शेष बचेगा? अस, कित होने से गुण होगा नहीं, तो सृप अस मिलकर के क्या बन गया? विसृपस बन गया ना। अब विसृपस के पश्चात आपने क्या किया? इसकी कृतधि तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, स्वाद्युत्पत्ति, उसके पश्चात ठीक। अब यहाँ पर आपने बना लिया वो, फिर अव्ययदासुपा से सु का लुक किया, रुत्व विसर्ग कर लिया, विसृपः बन गया। अब विसृपः क्या आगे विरक्षिण है, तो फिर तब क्या करेंगे हम? तब फिर विसर्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि खर अवसान में विसर्जनीय तो अवसान में करता है, अवसान हुआ नहीं, आगे विरक्षिण है, तो विसृपस आगे विरक्षिण। अब यहाँ हशिच लगा लेंगे, आकार से उत्तर वो हश परे है, अप्लुत आकार से उत्तर, रू को क्या हो जाएगा?
रू को उत्व होगा, फिर आत्मना से गुण होकर के विस्तृपो विरक्षिण, इस प्रकार का रूप बनेगा। तो विसृप कसुन, विसृप अस, इस स्थिति में पुगंत लघु पद से जैसे गुण की प्राप्ति भी दिखाएंगे आप, और किंगित जैसे गुण का निषेध भी देखेंगे। ठीक है ना, जहाँ प्राप्ति है उस प्राप्ति को तो देखना ही होगा, और फिर यदि निषेध हो रहा तो उससे फिर निषेध भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्वा तो सुनकर सुना के आपने उदाहरण पढ़ लिए। पठित्वा चित्वा नीत्वा कृत्वा हृत्वा इत्यादि। तो सुन का है पुरा सूर्यस्य उदयतो राधेय, और कसुन का है पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षिण। हो गया। अब अव्ययी है ना, अव्ययी भावश्च, अव्यय संज्ञा का ये अंतिम सूत्र है। अव्ययी भाव प्रथमा का एक वचन च अव्यय, अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञको भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञको भवति। हाँ, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। आपको मालूम है 4 प्रकार के समास हैं, कौन कौन से? अव्ययी भाव, हाँ, पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो अव्यय भाव समास सबसे पहले अष्टध्यायी में विधान किया है, द्वितीय अध्याय में। तो अव्यय भाव समास जितने भी हैं उन सबकी क्या होगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण है इसके प्रत्यग्नि, उपाग्नि, अधिस्त्री, प्रत्यग्नि, उपाग्नि, अधिस्त्री। ठीक है, प्रत्यग्नि की सिद्धि करेंगे। समास यदि होता है तो उसका विग्रह भी होता है। तो अग्निम प्रति लक्ष्यीकृत्य शलभाः पतन्ति इति प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति, है ना। अग्निम प्रति, इसका वस्तुतः विग्रह क्या है? केवल अग्निम प्रति। अग्निम प्रति आगे पूरा वाक्य बना दिया कि अग्निम प्रति लक्ष्यीकृत्य शलभाः पतन्ति, कि अग्नि की ओर लक्षित करके पतंगे गिरते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा? प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धि करेंगे हम। तो अग्निम प्रति, अग्नि अम प्रतिसु, अग्नि अम प्रतिसु समास करेंगे लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। समास प्रकरण अष्टाध्याय के किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय। हाँ, और ये सूत्र भी द्वितीय अध्याय के प्रथम पद का ही है। अर्थ है सूत्र का, लक्षणवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह अभिप्रति अव्ययम अथवा अव्यये समस्येते आभिमुख्ये गम्यमाने। क्या अर्थ है सूत्र का? लक्षणवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह अभिप्रति अव्यये समस्येते आभिमुख्ये गम्यमाने। आगे अव्ययी भावश्च समासो भवति। ठीक है, लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ, है ना, अभिप्रति अव्ययों का आभिमुख्य अर्थ द्योतित होने पर समास होता है, और वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षणवाची, लक्षणवाची का मतलब क्या हो गया? लक्षण, जिसको लक्षित किया जा रहा है। किसको लक्षित कर रहे हैं? अग्नि को। ठीक है, तो लक्षणवाची है अग्नि, उसके साथ प्रति का यहाँ पर समास हुआ। प्रत्यग्नि अभ्यग्नि दोनों उदाहरण बनाएंगे हम इसके, तो दोनों का समास हुआ। समास होने के पश्चात कृत तस्मात् षष्ठ से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप। तो अग्नि प्रति, इसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसका अर्थ आप सबको मालूम है? बोलिए। प्रथमा निर्दिष्टम कुत्र प्रथमा निर्दिष्टम? समास। तो पूरा बोलिए। समास विधायके शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति, है ना। समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है।
तो समास विधायक सूत्र कौन सा है? लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट क्या है? अभिप्रति। इसलिए अभिप्रति की अव्यय संज्ञा होगी। ठीक है। और फिर जो उपसर्जन उपसर्जनम पूर्वम से वह पूर्व में होगा। तो आपकी स्थिति हो गई प्रति अग्नि। क्या स्थिति हो गई? प्रति अग्नि। इक्वलिटी से आदेश कर लीजिए प्रत्यग्नि। ठीक है। अब इसके पश्चात नहीं, उससे पहले सु लाएंगे। प्रातिपदिक हुआ है, स्वादित्पत्ति करिए। उसके पश्चात अव्ययी भावष्ट से क्या करेंगे? हम अव्यय संज्ञा करेंगे। और अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अव्ययादासुपः से सु का लुक करके आपने क्या कर लिया? प्रत्यग्नि। इसी प्रकार से अभी है ना, तो अग्नि अम अभिसु शेष सारी प्रक्रिया पूर्ववत होकर के क्या बन जाएगा? अभ्यग्नि। ठीक है। तो प्रत्यग्नि अभ्यग्नि ये शब्द आपके बने। इसी प्रकार है ना, अग्ने समीपमिति उपाग्नि। अग्ने समीपमिति उपाग्नि। यहाँ पर कैसे करेंगे विग्रह? अग्ने समीपम क्या रखेंगे? अग्नि आगे ngस षष्ठी का रखेंगे। और यहाँ पर समीप नहीं रखेंगे शब्द। समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? उप। तो उप आगे सु रखेंगे। अग्नि ngस उप सु। फिर यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरित्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपत्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र का अर्थ है विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य आगे क्या है? यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचन। इन अर्थों में वर्तमान जो भी अव्यय है उसका समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। ठीक है। तो पूर्व सबके उदाहरण तो हम आपको नहीं बताएंगे, पर सूत्र ने कहा कि समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो समीप अर्थ में वर्तमान क्या अव्यय है? उप। समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन सा है? उप। तो इस प्रकार से उप के साथ अग्नि का समास होगा। तो अग्नि ngस उपसु समास होने के पश्चात कृत तजित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करिए। सुप धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनीय विभक्तियों का लुक अग्नि उप। इसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो यहाँ पर अव्ययम प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो जितने भी अव्यय हैं वो उपसर्जन होंगे। तो उपसर्जनम पूर्व से उप पूर्व में गया। उप अग्नि आका सवर्ण दीर्घ से आपने दीर्घ कर लिया उपाग्नि। ठीक है। और उसके पश्चात वही स्वादित्पत्ति करिए। स्वादित्पत्ति करने के पश्चात अव्ययी भावष्ट से, क्योंकि ये अव्यय भाव समास है अतः इसकी अव्यय संज्ञा होगी। और अव्ययादासुपः से क्या हो जाएगा? सु का लुक होकर के बनेगा उपाग्नि। अगला उदाहरण है अधिस्त्री अधिकुमारी। स्त्रीषु अधिकृत्य या कथा प्रवर्तते सा अधिस्त्री। स्त्री को अधिकृत करके, स्त्री को लक्षित करके कोई कथा है, कोई कहानी है, कोई नाटक है, ठीक है ना, कोई ग्रंथ है, वो क्या कहलाएगा? अधिस्त्री। ठीक है। स्थिति रखेंगे स्त्री आगे सु, अधि आगे सु। ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि अन्य हम लोग जो समास करते हैं, ठीक है, उसमें हम समास के ही पद रखते हैं ना। जैसे राज्य पुरुषः, राज पुरुष किया हमने, तो राजन्गस पुरुष सु। किंतु यहाँ पर स्त्रीषु अधिकृत्य या कथा प्रवर्तते, विग्रह क्या हमने? स्त्रीषु अधिकृत्य। और विग्रह की स्थिति क्या रखते हैं? स्त्री आगे सु, अधि आगे सु। इसी प्रकार पहले आपने किया अग्ने समीपम, तो ये ऊपर रख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अव्ययभाव समास है ये क्या है? नित्य समास। क्या होता है ये? नित्य समास। इसके लिए कहा है यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। जिस समास का अपने पद से विग्रह नहीं है वह क्या है? नित्य समास। तो यहाँ पर देखो उपाग्नि में आपने ऐसे विग्रह नहीं किया कि अग्ने उप इति उपाग्नि, अपितु अग्ने समीपम, और पद क्या रखा है? ऊपर रखा है। ठीक है। तो फिर आप इसका विग्रह नहीं कर सकते, इसका विग्रह वाक्य नहीं प्रयुक्त होगा, यानी ये नित्य समास माना जाएगा। तो जिसका अपने पद से विग्रह नहीं होता है
वो क्या होता है? नित्य समास होता है। अस्तु, तो स्त्री आगे सुप, स्त्रीषु बहुवचन है, इसलिए स्त्री सुप, अधि आगे सु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्यर्था, इस सूत्र से क्या होगा? समास होगा। क्या कर रहे हो? ठीक है ना, इससे क्या होगा? समास होगा। तो क्या अर्थ है सूत्र का? कि विभक्ति अर्थ में वर्तमान है जो अव्यय, समीप अर्थ में वर्तमान है जो अव्यय, ठीक है। तो विभक्ति अर्थ में वर्तमान है ना, तो अन्य विभक्तियों में कोई अव्यय नहीं है, केवल सप्तमी अर्थ में ही अव्यय विद्यमान, ठीक है। तो जैसे अधि, तो अधि का अर्थ क्या होता है? अधिकृत करके, है ना, तो और वही अधिकरण, ठीक है। अधिकरण की क्या है? आधार, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो सप्तमी अर्थ में वर्तमान अव्यय उपलब्ध होते हैं, अन्य अर्थों में अव्यय नहीं, इसलिए विभक्ति से यहाँ पर क्या लिया जाता है? फिर सप्तमी अर्थ में वर्तमान है जो अव्यय, और सप्तमी अर्थ में कौन सा अव्यय है? अधि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके साथ इसका समास करेंगे। फिर प्रत्यधिक समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए। उसके पश्चात क्या करोगे? सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लोप करेंगे, ठीक है। फिर क्या स्थिति हो जाएगी? स्त्री अधि, इसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे। प्रथमा से निर्दिष्ट क्या है? अव्ययम, इसलिए अव्यय भाव समास में सर्वत्र अव्यय ही पूर्व पद में होता है, कहीं कहीं कुछ एक दो निर्देश किए हैं उनको छोड़ करके। तो अव्यय पूर्व में चला गया। अधि, तो फिर अधि स्त्री ये पद बन गया आपका। इसके पश्चात स्वाद्योत्पत्ति करेंगे। स्वाद्योत्पत्ति करके अव्ययी भावश्च से अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा कर लीजिए। अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अव्ययादासुपः से सु का लुक, शेष स्थिति रह गई अधिस्त्री। अभी हमें क्या करना है? अधिस्त्री, अधिकुमारी ह्रस्व करना है। तो पुनः एक सूत्र लगेगा अव्ययी भावश्च, जो कि द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का अव्ययी भावश्च सूत्र अव्यय संज्ञा करता है, और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अव्ययी भावश्च सूत्र क्या करता है? नपुंसक लिंग करता है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंगे भवति, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। आप सूत्र निकाल लीजिए। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है ये, उसके ऊपर एक सूत्र है सनपुंसकम। अतः इसका अर्थ होगा अव्ययी भाव समासः नपुंसक लिंगो भवति, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। तो ये एक मतलब सामान्य रूप से व्यवस्था है कि अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होगा, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होगा। अब नपुंसक लिंग में हो गया। नपुंसक लिंग में होने से एक लाभ होगा कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है। इसका अर्थ है नपुंसके वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य, है ना। तो कैसा कोई भी प्रातिपदिक नहीं लेंगे, अपितु यहाँ पर क्योंकि ह्रस्व करने जा रहे हैं इसलिए अचष्ट परिभाषा उपस्थित होगी। वो कहता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहाँ भी होंगे वो अच को ही होंगे। जैसे गुण वृद्धि जहाँ भी होते हैं वो इक को होते हैं, अतः गुण वृद्धि वाले सूत्रों में इक पद उपस्थित होता है, इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत वाले में अच पद उपस्थित होगा। अब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? नपुंसके वर्तमानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति, नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है तो इसको क्या होगा? ह्रस्व होगा। ह्रस्व क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, एक मात्रा कालः वर्णः ह्रस्वः, द्विमात्रा कालः दीर्घः, त्रिमात्रा कालः प्लुत संज्ञको भवति, ठीक है। तो द्विमात्रा काल वाला वर्ण दीर्घ संज्ञक है, उसको ह्रस्व करना है तो क्या कर देंगे? एक मात्रा काल कर देंगे। तो जो अधिस्त्री दीर्घ था उसको क्या कर दिया? अधिस्त्री ह्रस्व कर दिया, तो इससे ह्रस्व होकर के अधिस्त्री। इसी प्रकार से अधिकुमारी बनेगा। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण हुए अव्ययी भावश्च के प्रत्यग्नि, उपाग्नि, अधिस्त्री और अधिकुमारी। इस प्रकार से सूत्र आपका पूर्ण हुआ।